Good morning, class. So yesterday we had covered that what is census method and sampling method, and we have also covered the difference between the two. Now today we will start with the methods of sampling. As we have covered the sample method, so what are the different methods through which the samples can be selected from the population, so that we will study today. So for the first is the random sampling. Random sampling is that method of sampling in which each and every item of the universe has equal chance of being selected in the sample. रैंडम सैम्पलिंग वो मेथड होता है सैम्पलिंग का जिसमें हर आइटम की इक्वल चांस होती है इंक्लूड होने की सैम्पल में। जब हम कोई भी मान लो एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एक लॉटरी का, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चिट्स होती हैं एंड उसमें से हमें एक पर्टिकुलर चिट चूज़ करनी होती है जो सेलेक्ट हो जाती है इन दी लॉटरी। यहाँ पर क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि कोई भी चिट सेलेक्ट हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतनी ही चिट्स में से कोई सेलेक्ट होगी। लेकिन यहाँ पर चांस है सबके पास कि आप लॉटरी में आपकी लॉटरी निकल सकती है। सबके पास जब चांस होती है सैम्पल में सेलेक्ट होने की, सो दैट इज़ नोन एज दी रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग को हम प्रोबेबिलिटी या फिर चांस सैम्पलिंग भी कहते हैं। बाय चांस हमारा कोई भी सैम्पल सेलेक्ट हो सकता है, या प्रोबेबिलिटी होती है हर सैम्पल की हर यूनिट की टू गेट सेलेक्टेड एज अ सैम्पल। So the random sampling can be done in any of the following ways. Random sampling को करने के दो ways होते हैं. First is the lottery method and second is the table of random numbers. Lottery method में क्या होता है कि जो हमारी पेपर स्लिप्स होती हैं वो बना लेते हैं हम एंड डिफरेंट जो भी आइटम्स हैं यूनिवर्स के उनके अकॉर्डिंग हम पेपर स्लिप्स बना लेते हैं फॉर ईच आइटम एंड ये जितनी भी पेपर स्लिप्स होती हैं उन सबको शफल किया जाता है इन अ बॉक्स एंड देन इम्पार्शली सम ऑफ द स्लिप्स आर ड्रॉन टू फॉर्म अ सैम्पल, और फिर हम उसमें से कुछ स्लिप्स को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड वो अपने सैम्पल में इंक्लूड कर लेते हैं। सो दैट इज़ नोन एज द लॉटरी मैथड। सेकेंड इज़ द टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। कुछ स्टैटिस्टिशियंस जो हैं वो टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स का भी यूज़ करते हैं। वो एक टेबल बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं वो सारे आइटम्स को यूनिवर्स के एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं एंड फिर टेबल का यूज़ किया जाता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए एक सैम्पल में। यहाँ पे जो भी हम टेबल बनाते हैं एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, उनको हम जो भी टिपिट्स टेबल के नंबर्स हैं उनमें कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन वी सेलेक्ट एनी ऑफ द नंबर फ्रॉम दैट टेबल, क्योंकि फिर हमें जो है पता नहीं होता है कि कौन से सैम्पल को कौन से आइटम को कौन सा नंबर असाइन किया गया है। वहाँ पे फुल चांस होती है कि कोई भी हम आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं in our sample. So this is known as the random sampling methods. So what are the merits and demerits of the random sampling? First merit is it is an easy method of collecting data. It is very easy to collect any of the sample randomly. And the second is there is equal chance of selection of item from given universe. There is equal chance for all the items to get selected from the universe. And third is this method is free from personal bias of the investigator, and this method is free from any personal bias of the investigator because यहाँ पर वो अपनी likings dislikings और judgments नहीं रख सकता है, उसे randomly कोई भी item select करना होता है। Now coming to the demerits. This method is only a hit and trial method of collecting the data. It is a hit and trial method of collecting the data. हो सकता है कि जो samples हमने select किए हैं वो सही भी हों, true representative हों of the whole population, or they may not be the true representative of the whole population. Second is certain important items of universe might not be represented under this method. कुछ important items universe के हो सकता है कि हमारे छूट जाएं जब हम इस method का यूज़ करें तो। Okay. Now the second is the purposive or deliberate sampling.
पर्पसिव या डेलिब्रेट सैम्पलिंग में क्या होता है, ये एक सैम्पलिंग मेथड होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद से चूज़ करता है उन सैम्पल आइटम्स को जो उसके ओपिनियन में बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनिवर्स के. Okay, they are the best representative of the universe. Those items are selected by the investigator himself. Investigator को जो भी item सही लगते हैं कि वो उसकी study के लिए best हैं, वो उनको select कर लेता है in his sample. So what are the merits and demerits of this method? First is items are selected according to the purpose of study. एक तो मेरिट ये है कि वही आइटम सेलेक्ट होते हैं जो हमारे पर्पस ऑफ स्टडी से मैच करते हैं. सेकेंड, द मेथड अलाउ सेलेक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट आइटम्स एंड इज़ फ्लेक्सिबल. ये मेथड फ्लेक्सिबल है कि हम कोई भी आइटम ऐड कर सकते हैं जो हमें इम्पॉर्टेंट लगता है ऐड करना, एंड ये मेथड जो है वो इम्पॉर्टेंट आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए हमें अलाउ करता है. And the third is it is very simple method of selection of samples. It is also a very simple method because हम अपनी choice के according कोई भी sample या कोई भी item को select कर सकते हैं as a sample. And coming to the demerits, there is possibility of personal bias in selection of items. अब जब investigator खुद से अपनी choices करेगा, then there is a chance कि वो अपनी likings and dislikings के according sample को select करे. So personal biases हो सकते हैं in the selection of items. And the second is because of possibilities of personal bias, reliability of results become doubtful. पर्सनल बाइस की वजह से जो रिलायबिलिटी है रिज़ल्ट्स की वो डाउटफुल हो जाती है. हो सकता है कि अपनी लैकिंग्स की वजह से उसने सही सैम्पल सेलेक्ट नहीं किए हो, तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट्स आएंगे दे विल नॉट बी सो रिलायबल. नाउ द थर्ड मेथड इज़ द स्ट्रैटिफाइड और द मिक्स्ड सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग क्या कहता है कि अगर हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें आइटम्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं, अलग अलग आइटम्स होते हैं, या जो आइटम्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से डिफ़र करती हैं. सो पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को हम डिफरेंट स्ट्रैटास या ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. एंड किस बेसिस पे डिवीज़न होता है, जिन आइटम्स की सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन्हें एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, यानी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए जाते हैं टोटल पॉपुलेशन के अंदर. एंड फिर हम क्या करते हैं, हर स्ट्रैटा से रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं सैम्पल्स को. ओके, पहले हम क्या करेंगे, पहले हमने जो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी, उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया एंड फिर उसमें से कुछ सैम्पल्स को सेलेक्ट कर लिया रैंडमली. ठीक है, रैंडमली हमें पता है कि इक्वल चांस है किसी के भी सेलेक्ट होने की. उस पर्टिकुलर जो भी हमारा ग्रुप है उसमें से हम कोई भी सैम्पल सेलेक्ट कर सकते हैं. सो इसका एक एग्जांपल है, लाइक अगर क्लास 10th में 50 स्टूडेंट्स हैं एंड 30 के पास मैथमेटिक्स है एंड 20 के पास होम साइंस है. सो हम क्या करेंगे कि हम 50 स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, यानी 30 जिनके पास मैथ्स है एंड 20 जिनके पास होम साइंस है, एंड देन वी विल सेलेक्ट रैंडमली सम सैम्पल्स फ्रॉम बोथ ऑफ द ग्रुप. अगर मान लो हमें 5 सैम्पल्स ही सेलेक्ट करने हैं तो हम 3 सैम्पल्स मैथ्स से सेलेक्ट कर लेंगे आउट ऑफ 30 एंड 2 सैम्पल्स हम सेलेक्ट कर लेंगे होम साइंस से. ठीक है, जो भी हमारी चॉइस होगी वो डिपेंड करेगी हमारा नेचर ऑफ इंक्वायरी कैसी है और कितना फ्रीडम है इन्वेस्टिगेटर को. ओके, सो इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होंगी. मेरिट्स स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की फर्स्ट है, दिस मेथड कवर्स डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. इसमें अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड हो जाती हैं पॉपुलेशन की. एंड सेकेंड इज़ दिस मेथड ऑफर्स रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट्स. इससे जो भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो रिलायबल होते हैं एंड दे आर ऑल्सो वेरी मीनिंगफुल बिकॉज हम सारी डिफरेंट यूनिट्स को कवर अप कर पाते हैं अपने सैम्पल में. एंड टॉकिंग अबाउट डीमेरिट्स, फर्स्ट इज़ देयर विल बी डिफ़िकल्टी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. हो सकता है कि क्लासिफिकेशन करने में हमें डिफ़िकल्टी आए, हमें पूरी नॉलेज ना हो, पूरे इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल ना हो, तो क्लासिफिकेशन के टाइम में मतलब अपने पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करने के टाइम में डिफरेंट ग्रुप्स हमें डिफ़िकल्टी आ सकती है.
सेकेंड इज़ देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ बाइस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। यहाँ पर क्लासिफिकेशन इन्वेस्टिगेटर खुद से करता है, सो वहाँ पर वो बाइसनेस शो कर सकता है। वो अपनी लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर सकता है। सो देयर आर चांसेस ऑफ बाइस at the time of classification of data. And the third is when the size of population is already small, it may be difficult to further divide it into smaller parts. अगर size of population पहले से ही बहुत ज़्यादा छोटा है हमारा, सो उसको different parts में divide करना और ज़्यादा difficult हो जाता है। ओके, फिर क्योंकि हम वहाँ से रैंडमली सेलेक्ट करेंगे सैम्पल्स, तो हमारे लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। अगर कोई पर्सन एक ही है एक पर्टिकुलर ग्रुप में, सो हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे, दैट विल बी अ डिफ़िकल्टी फॉर अस। सो वी विल कवर ऑल दीज 3 methods only today, and we will continue with the further methods in our next lecture. That's all for today. Thank you.